हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान बनावट में संज्ञात्मक है परंतु भावना में एकात्मक है। इस कथन की विवेचना करें। प्रस्तावना: भारतीय संविधान दुनिया का सबसे अनोखा संविधान है। शासन प्रणालियां या तो संज्ञात्मक होती है या एकात्मक, किंतु भारत ने एक मिश्रित मॉडल अपनाया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ कहा गया है। यह बनावट में तो राज्य को शक्ति देता है, लेकिन देश की एकता के लिए केंद्र को सर्वोच्च रखता है। बनावट में संज्ञात्मक लक्षण: संज्ञात्मक ढांचा वह है जहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। इसके मुख्य आधार निम्नलिखित हैं। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन: 7वीं अनुसूची के माध्यम से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों को बांटा गया है। संविधान की सर्वोच्चता: भारत में संविधान ही सर्वोच्च कानून है। केंद्र या राज्य सरकार अपनी मर्जी से संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। लिखित एवं कठोर संविधान: केंद्र अकेले अपनी मर्जी से संघीय ढांचे में बदलाव नहीं कर सकता। इसके लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है। स्वतंत्र न्यायपालिका: केंद्र और राज्य के बीच किसी भी कानूनी विवाद को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय एक स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। द्विसदनीय विधायिका: राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, जो संघीय ढांचे का प्रतीक है। भावना में एकात्मक लक्षण: यद्यपि ढांचा संघीय है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों और प्रावधानों में केंद्र का पलड़ा बहुत भारी हो जाता है। सशक्त केंद्र संघ सूची में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास हैं। एकल नागरिकता एवं एकल संविधान: अमेरिका की तरह यह राज्यों की अलग नागरिकता या अलग संविधान नहीं है। पूरा देश एक ही नियम से बंधा है। राज्यपाल की नियुक्ति: राज्य का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसके माध्यम से केंद्र राज्यों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है। आपातकालीन शक्तियाँ: अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल लगते ही भारत का संघीय ढांचा पूरी तरह एकात्मक हो जाता है। राज्य सरकारें केंद्र के अधीन आ जाती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं: इन अधिकारियों का चयन केंद्र करता है, लेकिन ये राज्यों में प्रशासन चलाते हैं। इन पर अंतिम अनुशासनात्मक कार्यवाही केंद्र ही कर सकता है। संसद की राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति: अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भी राज्य की सीमा, नाम या अस्तित्व को उसकी सहमति के बिना बदल सकती है। इसलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। विद्वानों के मत: केसी वहीर, उन्होंने इसे अर्धसंज्ञात्मक कहा है। ग्रेनविले ऑस्टिन, उन्होंने इसे सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार संज्ञात्मक और एकात्मक दोनों है। निष्कर्ष: भारतीय संविधान का झुकाव केंद्र की ओर इसलिए रखा गया ताकि भारत की विविधता और अखंडता को सुरक्षित रखा जा सके। यह एक लचीला संघवाद है। यह सामान्य समय में राज्यों को स्वायत्तता देता है, लेकिन राष्ट्रीय संकट के समय एक संगठित इकाई बन जाता है। अतः यह कहना उचित है कि भारत बनावट में संज्ञात्मक है, किंतु भावना में एकात्मक है। इस क्वेश्चन के लिए आप इस फ्लो चार्ट का यूज करें। प्रस्तावना: भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। व्याख्या करें। प्रस्तावना: भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन आदर्शों और उद्देश्यों का शक्तिबद्ध विवरण है जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत के लिए सपना देखा था। प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ ठाकुर दास भार्गव ने कहा था, प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है। यह संविधान की आत्मा है। यह संविधान का वह दर्पण है जिसमें संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। शासन की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि संविधान की अंतरात्मा जनता की सर्वोच्चता में निवास करती है। संविधान किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं दिया गया है, बल्कि भारतीयों ने स्वयं को अर्पित किया है। यह लोकतंत्र की उस भावना को दर्शाता है जहाँ शक्ति का अंतिम स्रोत नागरिक है। भारतीय राज्य की प्रकृति: प्रस्तावना भारत को 5 स्तंभों पर आधारित राष्ट्र घोषित करती है, जो इसकी आत्मा के आधार हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न: भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णयों के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी: इसका लक्ष्य सामाजिक आर्थिक असमानता को समाप्त करना है। पथ निरपेक्ष: राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को सम्मान मिलेगा। लोकतंत्रात्मक:
जनता द्वारा चुनी गई सरकार। गणराज्य देश का प्रमुख वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान की आत्मा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय दिलाना है। सामाजिक न्याय, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत। आर्थिक न्याय, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना। राजनीतिक न्याय, हर नागरिक को शासन में भागीदारी का समान अधिकार। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति के इन 3 नारों को भारतीय संदर्भ में अपनाना इसकी अंतरात्मा की जीवंतता को दर्शाता है। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली भाईचारे की भावना। न्यायपालिका के लिए प्रकाश स्तंभ। अदालतों ने समय पर यह माना है कि जब संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा संदिग्ध हो तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाना चाहिए। बेरोजगारी यूनियन मामला, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन को खोलने वाली कुंजी है। केशवानंद भारती मामला, इसमें स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और यह इसके मूल ढांचे को परिभाषित करती है। उद्देश्य की संक्षिप्त व्याख्या। प्रस्तावना संविधान के उन उद्देश्यों को स्पष्ट करती है जिन्हें प्राप्त करने के लिए पूरा संविधान रचा गया है। यह केवल एक औपचारिक शुरुआत नहीं बल्कि एक नैतिक प्रतिज्ञा है। यह बताती है कि संविधान का लक्ष्य केवल शासन करना नहीं बल्कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। निष्कर्ष, प्रस्तावना को संविधान की अंतरात्मा कहना पूर्णतः तर्कसंगत है क्योंकि यह संविधान के शरीर में प्राण फूंकने वाले सिद्धांतों को संजोए हुए है। यदि संविधान एक भवन है तो प्रस्तावना उसकी नींव है। यह एक ध्रुव तारा है जो भारतीय लोकतंत्र को सही दिशा दिखाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़कर इसकी आत्मा को और अधिक सशक्त बनाया गया है। इस क्वेश्चन के लिए इस फ्लो चार्ट का यूज करें। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियों तथा स्थितियों की व्याख्या करें। प्रस्तावना। भारतीय संविधान ने ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इसमें राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में, यदि हमारे संविधान के तहत किसी कार्यकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वह प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है लेकिन कुछ संवैधानिक परंपराएं हैं। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बहुमत का सिद्धांत। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को नियुक्त नहीं कर सकता। उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को ही आमंत्रित करना होता है। त्रिशंकु लोकसभा। यदि किसी भी दल को बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग कर सबसे बड़े गठबंधन के नेता को नियुक्त कर सकता है और उसे 1 महीने के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहता है। सदस्यता। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यदि नहीं है तो 6 महीने के भीतर चुनाव जीतना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री की व्यापक शक्तियां। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री ही तय करता है कि कौन मंत्री बनेगा। राष्ट्रपति केवल उसकी सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करता है। विभागों का वितरण। वह मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है और जब चाहे बदल सकता है। बैठकों की अध्यक्षता। कैबिनेट के सभी बैठकों का एजेंडा और निर्णय प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति के संदर्भ में, मुख्य कड़ी प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संवाद का एकमात्र माध्यम है। सलाह। प्रशासनिक और विधायी मामलों की जानकारी राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। संसद के संदर्भ में, लोकसभा का नेता वह सदन में सरकार की मुख्य नीतियों की घोषणा करता है। सदन को भंग करना। वह किसी भी विषय में राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने और नए चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रीय और विदेश नीति। वह देश की विदेश नीति का मुख्य निर्धारक होता है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां। यूपीएससी अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त और महान्यायवादी जैसी नियुक्तियों में प्रधानमंत्री की सलाह ही अंतिम होती है। आयोगों का अध्यक्ष। वह नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। प्रधानमंत्री की स्थिति निरपेक्ष नहीं है, यह कई कारकों पर निर्भर करती है। बहुमत का स्वरूप। यदि सरकार पूर्ण बहुमत की है, जैसे नेहरू, इंदिरा गांधी या वर्तमान मोदी सरकार, तो प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली होता है। लेकिन गठबंधन सरकार में उसकी शक्तियां सीमित हो जाती है क्योंकि उसे सहयोगी की बात माननी पड़ती है।
मंत्रिमंडल का सूर्य। जिस प्रकार सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, उसी प्रकार भारतीय राजनीति में सत्ता प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती है। संकट का समय। युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल के समय प्रधानमंत्री की शक्तियां एक तानाशाह जैसी प्रभावित हो सकती है। निष्कर्ष। प्रधानमंत्री भारतीय लोकतंत्र का मुख्य चालक है। वह केवल समानों में प्रथम नहीं है, बल्कि वह सरकार का केंद्र बिंदु है। उसकी मृत्यु या इस्तीफे का अर्थ पूरी मंत्रिपरिषद का अंत है। अंततः प्रधानमंत्री की शक्ति उसके व्यक्तित्व, उसके संसदीय दल के समर्थन और जनता में उसकी लोकप्रियता पर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन के लिए इस फ्लोचार्ट का यूज करें। लोकसभा के स्पीकर पर एक विस्तृत नोट लिखें। प्रस्तावना। भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा अध्यक्ष का पद अत्यंत गरिमा और उत्तरदायित्व का है। वह सदन का प्रतिनिधि, उसकी शक्तियों का संरक्षक और उसकी कार्यवाही का सर्वोच्च संचालक होता है। नीलम संजीव रेड्डी के शब्दों में, अध्यक्ष सदन की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रतीक है। वह केवल एक अधिकारी नहीं, बल्कि सदन की आत्मा का रक्षक है। चुनाव एवं कार्यकाल। संवैधानिक आधार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव करती है। कार्यकाल। सामान्यतः वह 5 वर्ष पद पर रहता है। विशेष बात यह है कि लोकसभा भंग होने के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक न हो जाए। त्यागपत्र। वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य। अध्यक्ष की शक्तियों को हम 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। सदन के संचालन संबंधी शक्तियां। अनुशासन बनाए रखना, सदन व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। वह नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को निलंबित कर सकता है। गणपूर्ति। यदि सदन में कुछ सदस्यों का 1/10 उपस्थित न हो तो वह सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। कार्यवाही का एजेंडा। वह कार्य मंत्रणा समिति के माध्यम से सदन की कार्यवाही का क्रम तय कर सकता है। विधायी और संवैधानिक शक्तियां। धन विधेयक का प्रमाणीकरण। अनुच्छेद 110 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय केवल अध्यक्ष करता है। उसका यह निर्णय अंतिम होता है, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। निर्णायक मत। सामान्य परिस्थितियों में वह मतदान नहीं करता, लेकिन यदि पक्ष विपक्ष के वोट बराबर हों तो वह निर्णायक मत देता है। संसदीय समितियों पर नियंत्रण। वह सदन की सभी समितियों के अध्यक्षों को नियुक्त करता है। वह स्वयं नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय अध्यक्ष करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने किहोतो होलोन केस में कहा है कि अध्यक्ष का यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान। चूंकि अध्यक्ष एक दल का सदस्य होता है, उसकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। पद की सुरक्षा। उसे केवल लोकसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है। वेतन। उसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर संसद में मतदान नहीं होता। आचरण पर चर्चा। अध्यक्ष के आचरण और निर्णयों की सदन में आलोचना नहीं की जा सकती जब तक उसे हटाने का प्रस्ताव न हो। अध्यक्ष को पद से हटाना। अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे हटाया जा सकता है। इसके लिए 14वें दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। हटाने की प्रक्रिया के दौरान वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकता है और मतदान भी कर सकता है। निष्कर्ष। लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय लोकतंत्र की धुरी है। वह न केवल बहुमत दल का प्रतिनिधि है, बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का रक्षक भी है। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी भूमिका निर्णायक है। एक कुशल अध्यक्ष वह है जो सत्ता और सदन के बीच संतुलन बनाए रखे। इस क्वेश्चन के लिए आप इस फ्लोचार्ट का यूज करें। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रस्तावना। न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। यदि कोई कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे अवैध या शून्य घोषित कर सकती है। भारत में यह अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन यहाँ इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के दायरे में रखा गया है। संवैधानिक आधार। यद्यपि संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है,
लेकिन निम्नलिखित अनुच्छेद इसे शक्ति प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 13 घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी कानून शून्य होगा। अनुच्छेद 32 और 226 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 131 से 136 सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र राज्य विवादों और अपीलों पर समीक्षा की शक्ति देते हैं। अनुच्छेद 245 और 246 केंद्र और राज्यों के विधायक क्षेत्रों की सीमा तय करते हैं, जिसकी व्याख्या न्यायपालिका करती है। न्यायिक पुनरीक्षण का विकास। शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ। शुरुआत में कोर्ट ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को असीमित माना। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य। कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती। केशवानंद भारतीवाद। इसमें मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी आत्मा या मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। मिनर्वा मिल्स मामला। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनरीक्षण स्वयं संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। आलोचनात्मक परीक्षण। सकारात्मक पक्ष। संविधान की सर्वोच्चता। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी संस्था संविधान से ऊपर न हो। अधिकारों का रक्षक। अल्पसंख्यकों और आम नागरिकों के अधिकारों को बहुमत की निरंकुशता से बचाता है। संघीय संतुलन। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर होने वाले टकरावों को संवैधानिक दायरों को सुलझाता है। निरंकुशता पर रोक। यह कार्यपालिका को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकता है। नकारात्मक पक्ष। न्यायिक अतिसक्रियता बनाम अतिक्रमण। आलोचकों का तर्क है कि न्यायपालिका अक्सर नीति निर्माण के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगती है, जो कार्यपालिका का काम है। इसे न्यायाधीशों का शासन कहा जाने लगता है। अलोकतांत्रिक प्रकृति। संसद जनता के प्रति जवाबदेह है क्योंकि वह निर्वाचित होती है, जबकि न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णयों को नियुक्त न्यायाधीशों द्वारा रद्द करना लोकतंत्र के विरुद्ध माना जाता है। प्रशासनिक कार्यों में बाधा। न्यायिक रोक के कारण कई बार महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक सुधार योजनाएं वर्षों तक लटकी रहती हैं। शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन। मोंटेस्क्यू के सिद्धांत के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य अलग होने चाहिए, लेकिन पुनरीक्षण के कारण वह सीमा धुंधली हो जाती है। निष्कर्ष। न्यायिक पुनरीक्षण भारतीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य सुरक्षा कवच है। जहां इसकी आलोचना हस्तक्षेप के रूप में की जाती है, वहीं यह भी सत्य है कि इसके बिना संविधान केवल एक कागजी दस्तावेज बनकर रह जाता है। न्यायपालिका को न्यायिक संयम बरतते हुए केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब संविधान का स्पष्ट उल्लंघन हो। संविधान की रक्षा और सरकार की कार्यक्षमता के बीच संतुलन ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। इस क्वेश्चन के लिए इस फ्लोचार्ट का यूज करें। भारतीय चुनाव व्यवस्था के दोषों का वर्णन करो। चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं। प्रस्तावना। लोकतंत्र की सफलता निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर टिकी होती है। भारतीय संविधान के भाग 15वें में निर्वाचन आयोग और चुनाव प्रक्रिया का वर्णन है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां करोड़ों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हालांकि भारतीय चुनाव प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति पर आधारित है, जिसमें कई विसंगतियां और दोष उत्पन्न हो गए हैं, जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। भारतीय चुनाव व्यवस्था के प्रमुख दोष। धनबल का अत्यधिक प्रभाव। वर्तमान में चुनाव अत्यंत महंगे हो गए हैं। राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। यह पूंजीवादी लोकतंत्र को जन्म देता है, जहां एक आम गरीब आदमी चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता। चुनावी बांड जैसी योजनाओं पर भी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे हैं। राजनीति का अपराधीकरण। यह सबसे गंभीर दोष है। बाहुबलियों का राजनीति में प्रवेश बढ़ा है। एडीआर की रिपोर्टों के अनुसार संसद और विधानसभाओं में दागी जनप्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वे धन और डराने धमकाने की राजनीति के माध्यम से वोट हासिल करते हैं। जातिवाद और सांप्रदायिकता। चुनाव में उम्मीदवारों का चयन योग्यता के बजाय जातीय समीकरण के आधार पर होता है। चुनावी भाषणों में धर्म और जाति का सहारा लेकर समाज का ध्रुवीकरण किया जाता है, जो सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा है। दल बदल की समस्या। सत्ता के लालच में विधायक और सांसद एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। इससे न केवल सरकारों की स्थिरता को खतरा होता है, बल्कि यह मतदाता के विश्वास के साथ भी धोखा है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। अक्सर सत्ताधारी दल पर यह आरोप लगता है कि वह चुनाव के समय सरकारी अधिकारियों, वाहनों और संसाधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की खामी।
इस प्रणाली में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वह जीत जाता है, भले ही उसे कुल मतदान का मात्र 20 या 25% ही मिला हो। इससे बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व छूट जाता है। चुनाव सुधार के लिए गठित प्रमुख समितियां: तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति। चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए प्रमुख सुझाव: चुनावी खर्च का राज्य वित्त पोषण। इंद्रजीत गुप्त समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार को चुनाव का खर्च उठाना चाहिए। इससे उम्मीदवारों के धनबल पर निर्भरता कम होगी और गरीब लेकिन योग्य उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकेंगे। अपराधियों के चुनाव लड़ने पर पूर्ण रोक। सुझाव दिया गया है कि जिन व्यक्तियों पर गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं और जिनमें आरोप तय हो चुके हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। राइट टू रिकॉल और नोटा को प्रभावी बनाना। मतदाताओं को यह अधिकार मिलना चाहिए कि यदि उनका प्रतिनिधि सही काम नहीं कर रहा तो उसे वापस बुला सके। साथ यदि नोटा का सबसे ज्यादा वोट मिले तो वहां दोबारा चुनाव होने चाहिए। दल बदल विरोधी कानून को सख्त बनाना। दल बदल करने वाले सदस्य की सदस्यता तुरंत समाप्त होनी चाहिए और उसे अगले 5 वर्षों तक किसी भी सार्वजनिक पद या चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग की स्वायत्तता। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम प्रणाली होनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हो ताकि नियुक्तियां निष्पक्ष हों। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मिश्रण। भारत को अपनी वर्तमान प्रणाली में कुछ हिस्सा समानुपातिक प्रतिनिधित्व का जोड़ना चाहिए ताकि राजनीतिक दलों को उनके प्राप्त मतों के प्रतिशत के अनुपात में सीटें मिल सके। निष्कर्ष: भारतीय चुनाव प्रणाली को यदि इन दोषों से मुक्त नहीं किया गया तो लोकतंत्र केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। चुनाव सुधार केवल कानूनों से नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की इच्छाशक्ति और जनता की जागरूकता से संभव है। स्वच्छ चुनाव ही स्वस्थ लोकतंत्र की जननी है। इस क्वेश्चन के लिए इस फ्लो चार्ट का यूज करें। भारतीय राजनीति पर जातिवाद की भूमिका की व्याख्या करें। प्रस्तावना: भारतीय राजनीति और जाति एक दूसरे में इस कदर गूंथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना असंभव प्रतीत होता है। जहां पश्चिमी देशों में राजनीति वर्ग या विचारधारा पर आधारित होती है, वहीं भारत में यह जाति के इर्द गिर्द घूमती है। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में तर्क दिया है कि राजनीति ने जाति को एक नया आधार प्रदान किया है जिससे जातियों के भीतर राजनीतिक चेतना जागृत हुई है। जाति का राजनीतिकरण प्रमुख आयाम: चुनाव पूर्व प्रक्रिया और टिकट वितरण। राजनीतिक दलों का चुनावी गणित पूरी तरह जातीय आंकड़ों पर आधारित होता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का जातीय प्रोफाइल तैयार किया जाता है। यदि किसी क्षेत्र में यादव या जाट मतदाता अधिक हैं, तो सभी प्रमुख दल उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट देते हैं। उसे जातीय तुष्टीकरण कहा जाता है। चुनाव प्रचार और जातीय गोलबंदी। चुनाव प्रचार के दौरान नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जाति के गौरव की बात करते हैं। जातीय सम्मेलन। चुनाव से ठीक पहले विभिन्न जातियां अपने सम्मेलन करती है जहां राजनीतिक दल अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और वादे करते हैं। भावनात्मक अपील। जाति के नाम पर वोट देने की अपील की जाती है ताकि समूह की पहचान को सत्ता में हिस्सेदारी मिल सके। दबाव समूह के रूप में जातियों की भूमिका। भारत में जातियां केवल वोट बैंक नहीं है बल्कि वे प्रेशर ग्रुप्स की तरह कार्य करती हैं। वे अपना जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, विशेष आर्थिक पैकेज या मुख्यमंत्री पद की मांग करती हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण, हरियाणा में जाट आंदोलन और राजस्थान में गुर्जर आंदोलन राजनीति को सीधे प्रभावित करते हैं। मंत्रिमंडल का गठन और सत्ता का बंटवारा। सरकार बनने के बाद भी जाति का पीछा नहीं छूटता। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल बनाते समय जातीय संतुलन बिठाना पड़ता है। यदि मुख्यमंत्री किसी एक प्रभावी जाति का है तो उप मुख्यमंत्री अक्सर किसी दूसरी बड़ी जाति का बनाया जाता है ताकि समाजी संतुलन बना रहे। जाति आधारित राजनीतिक दलों का उदय। भारत के कई दल केवल एक या दो विशिष्ट जातियों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से यादव और पिछड़ा वर्ग, बहुजन समाज पार्टी दलित और शोषित वर्ग, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में MY समीकरण, RLD कुर्मी, कोयरी और किसानों की राजनीति। जाति और आरक्षण की राजनीति। आरक्षण भारतीय राजनीति का सबसे संवेदनशील और प्रभावशाली मुद्दा है। मंडल आयोग, इसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद पिछड़ा वर्ग एक संगठित राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा।
आजकल जाति जनगणना की मांग इसी राजनीति का हिस्सा है, ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत को लागू किया जा सके। आलोचनात्मक मूल्यांकन। सकारात्मक पक्ष। हाशिए पर रहने वाली जातियों में राजनीतिक जागरूकता आई, सत्ता का लोकतांत्रिकरण हुआ और आम आदमी तक पहुंच बढ़ी। शोषित वर्गों को अपनी पहचान और सम्मान मिला। नकारात्मक पक्ष। समाज में हम और वे की भावना पैदा होती है, जिससे नफरत फैलती है। योग्यता की अनदेखी होती है और अयोग्य लोग चुन लिए जाते हैं। विकास के मुद्दे गौण हो जाते हैं और जाति प्रधान हो जाती है। वर्तमान रुझान और भविष्य। शहरीकरण और शिक्षा। युवा पीढ़ी अब विकास, रोजगार और तकनीक की बात कर रही है। कल्याणकारी योजनाएं। वर्तमान में लाभार्थी वर्ग, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जाति की सीमाओं को तोड़कर वोट दे रहा है। हालांकि हालिया जाति जनगणना की मांग दिखाती है कि जाति अभी भी भारतीय राजनीति की धुरी बनी रहेगी। निष्कर्ष। जाति भारतीय राजनीति का वह व्याकरण है जिसे सीखे बिना कोई भी दल सफल नहीं हो सकता। यह लोकतंत्र के लिए एक दोधारी तलवार है। आवश्यकता इस बात की है कि जाति का उपयोग केवल प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए हो, न कि समाज को बांटने के लिए। जब तक भारत में सामाजिक असमानता रहेगी, राजनीति में जाति की भूमिका बनी रहेगी। इस क्वेश्चन के लिए इस फ्लो चार्ट का यूज करें। भारत में अक्षेत्रवाद की समस्या का वर्णन करें तथा इसे समाप्त करने के सुझावों की विवेचना कीजिए। प्रस्तावना। अक्षेत्रवाद का अर्थ है राष्ट्र की तुलना में अपने अक्षेत्र या प्रांत के प्रति विशेष निष्ठा रखना। भारत एक उपमहाद्वीप जैसा देश है जहां भाषा, संस्कृति और भूगोल में अत्यधिक विविधता है। ग्रेनविले ऑस्टिन के अनुसार भारत में अक्षेत्रवाद एक दोधारी तलवार है, जहां यह अपनी पहचान का गौरव बढ़ाता है, वहीं अतिवादी होने पर यह राष्ट्र की अखंडता के लिए गंभीर चुनौती बन जाता है। अक्षेत्रवाद की उदय के उत्तरदायी कारक। आर्थिक असंतुलन। आजादी के बाद कुछ राज्यों ने तेजी से प्रगति की, जबकि बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश पिछड़ गई। संसाधनों के असमान वितरण से पिछड़े राज्यों में उपेक्षा की भावना और समृद्ध राज्यों में संसाधनों पर कब्जे की भावना अक्षेत्रवाद को जन्म देती है। भाषाई पहचान। भारत में भाषा अक्षेत्रवाद का सबसे बड़ा आधार रही है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ। आज भी दक्षिण भारत में हिंदी थोपने के विरोध में क्षेत्रीय गौरव की भावना प्रबल होती है। सांस्कृतिक एवं जातीय विविधता। पूर्वोत्तर भारत में जातीय पहचान इतनी मजबूत है कि वे खुद को मुख्यधारा के भारत से अलग महसूस करते हैं। राजनीतिक अवसरवाद। क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपनी सत्ता बचाने के लिए क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काते हैं और बाहरी बनाम स्थानीय को मुद्दा उठाते हैं। ऐतिहासिक गौरव। कई क्षेत्रों के लोग अपने प्राचीन स्वतंत्र अस्तित्व को आधार बनाकर क्षेत्रीय श्रेष्ठता का दावा करते हैं। क्षेत्रवाद के विभिन्न रूप और प्रभाव। प्रगतावाद। जब कोई क्षेत्र भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बनना चाहता है, उदाहरण के लिए खालिस्तान आंदोलन या नगा विद्रोही समूह। पृथक राज्य की मांग। बड़े राज्यों के भीतर विकास की अनदेखी होने पर छोटे राज्यों की मांग उठती है। उदाहरण उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश या पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग। मिट्टी के लाल का सिद्धांत। यह धारणा कि किसी राज्य के संसाधनों और नौकरियों पर पहला हक वहां के मूल निवासियों का है। इसके कारण प्रवासी श्रमिकों पर हमले होते हैं। अंतर्राज्यीय विवाद। नदी, जल और सीमा विवाद राष्ट्रीय एकता को कमजोर करते हैं। क्षेत्रवाद को समाप्त करने के व्यवहारिक सुझाव। आर्थिक विकेंद्रीकरण। नीति आयोग के माध्यम से पिछड़े राज्यों को विशेष अनुदान देना और वहां उद्योग लगाना। सांस्कृतिक एकीकरण। एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी कार्यक्रमों के तहत उत्तर और दक्षिण भारत के बीच छात्र विनिमय और सांस्कृतिक मेलों का आयोजन। त्रिभाषा सूत्र। शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी और हिंदी के बीच संतुलन बनाना ताकि भाषाई कट्टरता कम हो। बुनियादी ढांचे का विकास। पूर्वोत्तर राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानकर वहां सड़क, रेल और इंटरनेट का विस्तार करना ताकि वे मुख्यधारा से जुड़ सके। अंतर्राज्यीय परिषद का सशक्तिकरण। अनुच्छेद 263 के तहत इस परिषद का उपयोग राज्यों के बीच विवादों को कोर्ट जाने से पहले बातचीत से सुलझाने के लिए करना। निष्कर्ष। क्षेत्रवाद को केवल एक बुराई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह क्षेत्रीय पहचान का सम्मान करने का तरीका भी है। चुनौती तब पैदा होती है
जब अक्षत्रवाद राष्ट्रवाद का शत्रु बन जाए। भारत की शक्ति उसकी विविधता में है और समाधान सहयोगी संवाद में निहित है। यदि हम अक्षत्रिय गौरव को राष्ट्रीय प्रगति के साथ जोड़ सके तो अक्षत्रवाद राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकता है। इस क्वेश्चन के लिए इस फ्लोचार्ट का यूज करें। भारतीय संविधान में अंकित मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये अधिकार व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित ये अधिकार न केवल नागरिकों को सुरक्षा देते हैं बल्कि राज्य की शक्तियों को सीमित कर विधि के शासन की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकारों की दार्शनिक एवं कानूनी विशेषताएं। विस्तृत और व्यापक प्रलेख। भारत के मौलिक अधिकार विश्व में सबसे विस्तृत हैं। संविधान निर्माताओं ने केवल अधिकारों की घोषणा नहीं की बल्कि उन पर लगने वाले उचित प्रतिबंधों को भी स्पष्ट रूप से लिखा है। न्यायसंगत प्रकृति। ये अधिकार अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। यदि किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सुरक्षा प्रदान करते हैं। निरपेक्ष नहीं बल्कि सीमित। ये अधिकार असीमित नहीं हैं। देश की सुरक्षा, अखंडता और लोक व्यवस्था के हित में राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच संतुलन है। राज्य के विरुद्ध सुरक्षा। अधिकांश अधिकार राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के खिलाफ गारंटी है। हालांकि कुछ अधिकार निजी व्यक्तियों के कृत्य के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्गीकरण। समता का अधिकार। कानून के सामने समानता और भेदभाव का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं शामिल है। अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव तस्करी और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खतरनाक कार्यों में नियोजन पर रोक। धार्मिक स्वतंत्रता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अतः हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने की आज़ादी है। संस्कृति और शिक्षा। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और लिपि बचाने का अधिकार। संवैधानिक उपचार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसके तहत ऐसी 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन की स्थिति। केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। आलोचनात्मक मूल्यांकन। अत्यधिक प्रतिबंध। कुछ विद्वान कहते हैं कि संविधान एक हाथ से अधिकार देता है और दूसरे से वापस ले लेता है। निवारक निरोध। शांति काल में भी नजरबंदी का प्रावधान लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत माना जाता है। निष्कर्ष। भारतीय मौलिक अधिकार केवल कानूनी दावे नहीं हैं बल्कि वे मानवीय गरिमा के रक्षक हैं। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद ये और भी संतुलित हो गए हैं। ये अधिकार ही भारत को विश्व के महानतम लोकतंत्र के रूप में जीवित रखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए इस फ्लो चार्ट का यूज करें। लोकसभा की रचना, शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इनमें लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 81 में इसकी संरचना का वर्णन है। चूंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। लोकसभा की रचना। सदस्य संख्या। मूल संविधान में सदस्य संख्या कम थी लेकिन वर्तमान में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 543 सदस्यों के लिए चुनाव होते हैं। चुनाव पद्धति। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान और वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है। यहाँ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली अपनाई जाती है। सदस्यों की योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति से समय से पूर्व भंग कर सकते हैं। आपातकाल में इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। विधायी शक्तियाँ। लोकसभा देश के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर इसे कानून बनाने का अधिकार है। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है।
लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होने के कारण अंतिम निर्णय लोकसभा के पक्ष में ही रहता है। वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय मामलों में लोकसभा का पूर्ण नियंत्रण है। धन विधेयक। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। बजट भी केवल लोकसभा में ही पेश और पारित होता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसदीय लोकतंत्र में सरकार तभी तक सत्ता में रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर पूरी सरकार को गिरा सकती है। सदस्य मंत्रियों से प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछकर और काम रोको प्रस्ताव लाकर सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। संविधान संशोधन की शक्ति। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संविधान में संशोधन करती है। हालांकि इसके लिए दोनों सदनों की अलग अलग सहमति अनिवार्य है, लेकिन राजनीतिक रूप से लोकसभा का रुख महत्वपूर्ण होता है। निर्वाचन एवं न्यायिक शक्तियाँ। लोकसभा सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यह सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका। लोकसभा का संचालन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वह सदन की मर्यादा का रक्षक होता है। वह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा बनाम राज्यसभा। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार है। संयुक्त बैठक में लोकसभा का संख्या बल प्रभावी रहता है। अतः लोकसभा भारतीय राज्य व्यवस्था का वास्तविक शक्ति केंद्र है। निष्कर्ष। लोकसभा भारतीय लोकतंत्र का दर्पण है। यह जनता की संप्रभुता का प्रतीक है। यद्यपि राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में लोकसभा ही वह इंजन है जो भारतीय प्रशासन की गाड़ी को चलाता है। इसकी शक्तियाँ इसे न केवल शक्तिशाली बनाती है, बल्कि इसे देश के प्रति जवाबदेह भी बनाती हैं। इस क्वेश्चन के लिए इस फ्लोचार्ट का यूज करें। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शक्तियों एवं स्थिति का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना। भारतीय संविधान ने राज्यों में भी केंद्र की तरह संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इसमें राज्यपाल राज्य का नामात्र का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। राज्य प्रशासन की समस्त कार्यकारी शक्तियां व्यवहार में मुख्यमंत्री के पास ही केंद्रित होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। हालांकि राज्यपाल की यह शक्ति असीमित नहीं है। बहुमत का सिद्धांत। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है। विवेकाधीन शक्ति। यदि चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राज्यपाल अपने विवेक से सबसे बड़े दल के नेता को नियुक्त कर सकता है और उसे एक निश्चित समय में बहुमत सिद्ध करने का आदेश देता है। 6 महीने की शर्त। कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है वह भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर सदस्यता प्राप्त करनी होगी। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मंत्रियों का चयन। राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। विभागों का वितरण। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है और जब चाहे बदल सकता है। बैठकों की अध्यक्षता। कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा मुख्यमंत्री तय करता है और बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रियों पर नियंत्रण। वह किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। राज्यपाल के संदर्भ में मुख्य कड़ी मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का एकमात्र माध्यम है। सूचना का आदान प्रदान। राज्य के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में वह सदन का नेता होता है और सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। वह राज्यपाल को विधानसभा का स्तर बुलाने या विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। वह राज्य का मुख्य प्रवक्ता और संकट की स्थिति में मुख्य प्रशासक होता है। मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति। मुख्यमंत्री की स्थिति उसके वास्तविक और राजनीतिक समर्थन पर निर्भर करती है। पूर्ण बहुमत की स्थिति। यदि मुख्यमंत्री के पास स्पष्ट बहुमत है तो वह राज्य का अधिनायक बन जाता है। गठबंधन की स्थिति। गठबंधन सरकारों में मुख्यमंत्री की शक्ति सीमित हो जाती है क्योंकि उसे सहयोगी दलों की इच्छाओं का सम्मान करना पड़ता है। राज्यपाल के साथ संबंध। यदि केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार है तो मुख्यमंत्री अधिक सहज होता है।
अन्यथा राज्यपाल के साथ टकराव की स्थिति बन जाती है। निष्कर्ष, मुख्यमंत्री राज्य की राजनीति का धुरी है। वह न केवल प्रशासन का संचालन करता है बल्कि राज्य के विकास की दिशा भी तय करता है। राज्यपाल भले ही राज्य का प्रथम नागरिक हो, लेकिन राज्य की प्रगति और शासन की असली शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है। इस क्वेश्चन के लिए इस फ्लो चार्ट का यूज करें। अक्षेत्रीय दल क्या हैं? अक्षेत्रीय राजनीतिक दलों के भारतीय राजनीति पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक विशिष्ट विशेषता बहुदलीय प्रणाली है। स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन 1960 के दशक के बाद अक्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। अक्षेत्रीय दल वे होते हैं जिनका कार्यक्षेत्र, विचारधारा और चुनावी आधार किसी विशेष राज्यों या भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होता है। ये दल क्षेत्रीय आकांक्षाओं, भाषा, संस्कृति और विशिष्ट स्थानीय समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्षेत्रीय दल क्या हैं? चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता तब मिलती है जब वह कुछ विशेष शर्तें पूरी करता है। मुख्य विशेषताएं: सीमित क्षेत्र, इनका प्रभाव 1 या 2 राज्यों तक ही सीमित होता है। अक्षेत्रीय पहचान, ये दल स्थानीय भाषा, संस्कृति और मिट्टी के लाल के सिद्धांत पर आधारित हैं। विशिष्ट नेतृत्व, अक्सर ये दल एक ही परिवार या शक्तिशाली क्षेत्रीय नेता के इर्द गिर्द घूमते हैं। अक्षेत्रीय दलों के उदय के कारण: राष्ट्रीय दलों की विफलता, जब राष्ट्रीय दल स्थानीय समस्याओं को हल करने में विफल रहे तो क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। सांस्कृतिक विविधता, भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने की भावना पैदा की। आर्थिक असंतुलन, अक्षेत्रीय स्तर पर विकास की अनदेखी ने असंतोष को जन्म दिया। मजबूत अक्षेत्रीय नेतृत्व, प्रभावशाली नेताओं ने अपनी जातीय या क्षेत्रीय पहचान को राजनीतिक शक्ति में बदला। भारतीय राजनीति पर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव। गठबंधन राजनीति का युग, 1989 से 2014 तक भारत में कोई भी राष्ट्रीय दल अकेले सरकार नहीं बना सका। क्षेत्रीय दल किंग मेकर की भूमिका में आ गई। केंद्र की सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय दलों को इन छोटे दलों की बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। सहयोगी संघवाद को बढ़ावा, क्षेत्रीय दलों की मजबूती ने राज्यों को केंद्र के सामने अधिक शक्तिशाली बनाया है। अब केंद्र सरकार राज्यों की मांगों की अनदेखी नहीं कर सकती। इसी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ है। राष्ट्रीय हितों बनाम क्षेत्रीय हितों का टकराव, कई बार क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रीय मांगों के लिए राष्ट्रीय नीतियों में बाधा डालते हैं। इससे विदेश नीति और सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावित होते हैं। राजनीति का लोकतांत्रिकरण, क्षेत्रीय दलों ने समाज के उन वर्गों को राजनीति में भागीदारी दी है जिन्हें राष्ट्रीय दलों ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया था। क्षेत्रीय विकास पर जोर, ये दल अपने राज्य के लिए अधिक बजट और परियोजनाओं की मांग करते हैं, जिससे क्षेत्रीय विकास में तेजी आती है। वर्तमान रुझान, आजकल भारतीय राजनीति में राष्ट्रीयकृत क्षेत्रीय दल उभर रहे हैं जो अपने क्षेत्रीय जड़ों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों ने फिर से यह सिद्ध कर दिया कि गठबंधन के युग में क्षेत्रीय दलों के बिना केंद्र की राजनीति अधूरी है। निष्कर्ष, क्षेत्रीय दल भारतीय लोकतंत्र की विविधता के रक्षक हैं। यद्यपि वे कभी कभी अस्थिरता पैदा करते हैं, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को अधिक ज़मीनी और जवाबदेह बनाया है। भारत की एकता विविधता में एकता है और क्षेत्रीय दल उस विविधता के राजनीतिक चेहरे हैं। इस क्वेश्चन के लिए इस फ्लो चार्ट का यूज करें। आरक्षण के पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिए। प्रस्तावना: आरक्षण का तात्पर्य समाज के उन वर्गों के लिए विशेष अवसर प्रदान करना है जो सदियों से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसे सकारात्मक भेदभाव का नाम दिया। इसका मुख्य ध्येय समानों के बीच समानता लाना है। वर्तमान में भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण के पक्ष में तर्क: भारत में वर्ण व्यवस्था के कारण एक बड़े वर्ग को शिक्षा, संपत्ति और सम्मानजनक जीवन से वंचित रखा गया। आरक्षण इन ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने और उन वर्गों को मुख्यधारा में लाने का एक नैतिक और संवैधानिक प्रयास है। प्रशासन में विविधता और प्रतिनिधित्व: प्रशासन केवल कार्यकुशलता का नाम नहीं है, बल्कि यह समाज का प्रतिबिंब होना चाहिए। जब शासन के हर स्तर पर सभी वर्गों के लोग बैठते हैं तो नीतियां अधिक संवेदनशील और समावेशी बनती हैं। सामाजिक न्याय: लोकतंत्र में केवल वोट देने का अधिकार काफी नहीं है। वास्तविक लोकतंत्र तब आता है जब समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सत्ता और संसाधनों में हिस्सेदारी मिले। समानता का वास्तविक अर्थ:
महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, असमानों के साथ समान व्यवहार करना ही सबसे बड़ी असमानता है। आरक्षण उन लोगों को पूछ देता है जिनके पास संसाधनों का अभाव है, ताकि वे प्रतिस्पर्धा के योग्य बन सके। आरक्षण के विपक्ष में तर्क, योग्यता का हनन। आलोचकों का मानना है कि केवल जन्म के आधार पर अवसर देना और योग्यता की अनदेखी करना लंबी अवधि में देश की संस्थाओं की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। जातिवाद का स्थायित्व। आरक्षण का आधार जाति होने के कारण व्यक्ति अपनी पहचान जाति से ही जोड़ने लगता है। इसे समाज में जाति विहीन समाज की कल्पना धूमिल हो जाती है और जातीय कटुता बढ़ती है। क्रीमी लेयर का प्रभुत्व। आरक्षण का लाभ अक्सर उसी वर्ग के समृद्ध और शिक्षित परिवारों तक सीमित रह जाता है। उसी जाति का गरीब और ग्रामीण व्यक्ति आज भी लाभ से वंचित है। प्रतिभा पलायन। जब योग्य युवाओं को देश में अवसर नहीं मिलते तो वे विदेशों की ओर रुख करते हैं, जिसे देश का मानव संसाधन घाटा होता है। राजनीतिक हथियार। आरक्षण अब सामाजिक सुधार की बजाय चुनावी वैतरणी पार करने का साधन बन गया है। दल वोट बैंक के लिए नई नई जातियों को आरक्षण देने की होड़ में लगे रहते हैं। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और सीमाएं। इंदिरा साहनी केस। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की है। इंदिरा साहनी केस। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की थी और क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया था। 103वां संशोधन 2019 में सरकार ने 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर देकर यह संदेश दिया कि पिछड़ापन केवल जातिगत नहीं, आर्थिक भी हो सकता है। निष्कर्ष। आरक्षण न तो पूरी तरह सही है और न ही पूरी तरह गलत। यह परिस्थितियों की उपज है। यह एक उपचारात्मक औषधि है। इसे भोजन नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा और कौशल विकास के स्तर को इतना ऊंचा कर दे कि भविष्य में आरक्षण की आवश्यकता ही न रहे। अतः आरक्षण का लक्ष्य समानता होना चाहिए, न कि विशेषाधिकार। इस क्वेश्चन के लिए इस फ्लो चार्ट का यूज करें। भारत की राजनीति पर भाषा के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। प्रस्तावना। भारत एक बहुभाषी देश है, जहां भाषा केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण का आधार भी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है कि भाषा ने न केवल राज्यों की सीमाओं को निर्धारित किया है बल्कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति की दिशा भी तय की है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। यह भारतीय राजनीति पर भाषा का सबसे पहला और बड़ा प्रभाव था। आंध्र प्रदेश का गठन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस अधिनियम के बाद भारत के राजनीतिक मानचित्र को प्रशासनिक सुविधा की बजाय भाषाई समानता के आधार पर फिर से खींचा गया। इससे यह सिद्ध हो गया कि भारत में राजनीतिक क्षेत्रीय असीमता के बिना अधूरी है। भारतीय राजनीति पर भाषा के मुख्य प्रभाव। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय। भाषा ने भारत में क्षेत्रीयता को जन्म दिया। कई दल केवल भाषाई गौरव के आधार पर अस्तित्व में आए और दशकों तक सत्ता में रहे। तमिलनाडु। द्रुमक और अन्ना द्रुमक का उदय तमिल असीमता और हिंदी विरोध पर हुआ। महाराष्ट्र। शिवसेना और मनसे की राजनीति मराठी मानुष और मराठी भाषा के संरक्षण के इर्द गिर्द घूमती है। आंध्र प्रदेश। तेलंगाना। तेलुगु देशम पार्टी ने तेलुगु आत्मगौरव का नारा देकर राष्ट्रीय दलों को चुनौती दी। हिंदी विरोधी आंदोलन और राष्ट्रीय राजनीति। 1960 के दशक में राजभाषा के मुद्दे पर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच गंभीर टकराव हुआ। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा बनाया गया था, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों के भारी विरोध के कारण राजभाषा अधिनियम 1963 लाना पड़ा, जिसने अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए सहायक भाषा के रूप में बनाए रखा। इस मुद्दे ने कांग्रेस की अखिल भारतीय छवि को नुकसान पहुंचाया और क्षेत्रीय शक्तियों को केंद्र में किंग मेकर बनाया। वोट बैंक और चुनावी रणनीतियां। चुनाव में भाषा का प्रयोग मतदाताओं के साथ भावनात्मक संबंध बनाने के लिए किया जाता है। भाषाई ध्रुवीकरण। नेता अक्सर अपनी भाषा के खतरे में होने का डर दिखाकर वोट मांगते हैं। राजनीतिक दल अब सोशल मीडिया और रैलियों में स्थानीय बोलियों का प्रयोग कर मिट्टी के लाल होने का प्रमाण देते हैं। प्रशासन और शिक्षा की राजनीति। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में शिक्षा की बात कही गई है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में कराने के फैसले को राजनीतिक दल अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रहे हैं, ताकि भाषाई गौरव वाले मतदाताओं को लुभाया जा सके। भाषा एक एकीकरण और विभाजनकारी शक्ति। विभाजनकारी। भाषा के कारण अक्सर अंतर्राज्यीय सीमा विवाद होते हैं। भाषाई कट्टरता कई बार प्रवासियों के प्रति हिंसा का कारण भी बनती है। एकीकरण। क्षेत्रीय भाषाओं को सरकारी मान्यता मिलने से हाशिए पर मौजूद समुदायों की शासन में भागीदारी बढ़ी है।
जिसे लोकतंत्र अधिक समावेशी बना है। निष्कर्ष, भारत जैसे देश में जहां विविधता ही इसकी विशेषता है, भाषा राजनीति का एक अभिन्न अंग बनी रहेगी। भाषा ने भारत को भाषाई संघीय ढांचा प्रदान किया है। आवश्यकता इस बात की है कि भाषा का प्रयोग समाज को जोड़ने के लिए हो, न कि चुनावी लाभ के लिए नफरत फैलाने के लिए। जैसा कि ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था, भाषाई राजनीति ने भारत को टूटने से बचाया है क्योंकि इसने हर समूह को अपनी पहचान बनाए रखने का अवसर दिया। इस क्वेश्चन के लिए इस फ्लो चार्ट का यूज करें। भारतीय संविधान उधार ली गई वस्तुओं का थैला है, व्याख्या करें। प्रस्तावना, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विशाल लिखित प्रलेख है। इसे अक्सर आलोचकों द्वारा उधार का थैला, भानुमति का कुनबा या वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का मंथन किया, लेकिन क्या यह केवल एक नकल है? प्रसिद्ध विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान के बुनियादी विचारों पर किसी का पेटेंट नहीं है। यह उधार केवल नकल नहीं बल्कि एक सुविचारित चयन था। वैश्विक स्रोतों का विस्तृत विवरण। ब्रिटेन, संसदीय लोकतंत्र का ढांचा। चूंकि भारत पर लंबे समय तक ब्रिटिश शासन रहा, इसलिए हमने उनकी संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया। हमने शक्ति के पृथक्करण के बजाय सामूहिक उत्तरदायित्व को चुना। अमेरिका, अधिकारों का रक्षक। अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से हमने मौलिक अधिकार लिए। साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार भी यहीं से आया, जो यह सुनिश्चित करता है कि शासन निरंकुश न हो सके। आयरलैंड, सामाजिक दिशा निर्देश। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। यह संविधान की अंतरात्मा है जो भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का निर्देश देती है। कनाडा, सशक्त संघवाद। भारत की एकता को देखते हुए हमने अमेरिका के बजाय कनाडा जैसे संघवाद चुना, जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। 1935 का अधिनियम। संविधान का ब्लूप्रिंट। संविधान का लगभग 75% हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका का ढांचा और आपातकालीन प्रावधान इसी अधिनियम की देन है। आलोचनात्मक विश्लेषण। भारतीयकरण। हमने प्रावधानों को जो का त्यों नहीं लिया। उदाहरण के लिए, अमेरिका में विधि की उचित प्रक्रिया है, जबकि भारत ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को चुना। विविधता का सामंजस्य। हमने पश्चिम के व्यक्तिवाद और सोवियत संघ के समाजवाद का अनूठा मेल किया है। अनूठा संशोधन तंत्र। हमने ब्रिटेन के लचीलेपन और अमेरिका की कठोरता के बीच का रास्ता चुना। पवित्र दस्तावेज के रूप में महत्व। प्रसिद्ध इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहयोगी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण माना है। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने बाहरी विचारों को अपनी मिट्टी के अनुसार ढालने की अद्भुत कला दिखाई है। निष्कर्ष, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहना उसकी रचनात्मकता का अपमान है। यह वास्तव में संवैधानिक अनुभवों का एक महासागर है। जिस प्रकार एक मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस लेकर शहद बनाती है, उसी प्रकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को लेकर भारतीय समाज के लिए एक अमृतमयी संविधान तैयार किया। यही कारण है कि यह आज भी जीवंत और सफल है। इस क्वेश्चन के लिए इस फ्लो चार्ट का यूज करें। गरीबी का अर्थ बताइए। भारत सरकार ने गरीबी निवारण के कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं? प्रस्तावना। गरीबी केवल धन का अभाव नहीं है, बल्कि यह मानवीय गरिमा और अवसरों के अभाव की स्थिति है। B.S. मिन्हास के अनुसार गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए न्यूनतम पोषण स्तर भी प्राप्त नहीं कर पाता। भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी एक बड़ी चुनौती है जो सामाजिक न्याय और विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। गरीबी का अर्थ और वर्गीकरण। निरपेक्ष गरीबी। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों भोजन, स्वास्थ्य, आवास को पूरा करने में असमर्थ है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण इसी आधार पर होता है। सापेक्ष गरीबी। यह आय की असमानता को दर्शाता है। जब समाज के एक वर्ग की तुलना में दूसरा वर्ग कम आय प्राप्त करता है तो उसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में योजना आयोग और अब नीति आयोग द्वारा गठित समितियों ने कैलोरी उपभोग और मासिक खर्च के आधार पर गरीबी का मापन किया है। भारत में गरीबी के मुख्य कारण। ऐतिहासिक कारण। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योगों और कृषि का दोहन। जनसंख्या विस्फोट। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डालती है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। भारतीय कृषि का पिछड़ापन और मानसून पर निर्भरता। बेरोजगारी।
शिक्षा और कौशल की कमी के कारण बढ़ती बेरोजगारी, पूंजी का अभाव, निवेश की कमी के कारण नए रोजगार पैदा नहीं हो पाते। भारत सरकार के प्रमुख गरीबी निवारण कार्यक्रम। भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। मजदूरी और स्वरोजगार कार्यक्रम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना है। यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी देता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना यह ग्रामीण और शहरी गरीबों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। बुनियादी ढांचा और आवास योजनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। सौभाग्य योजना गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना। खाद्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश की 67% जनता को अत्यंत सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। आयुष्मान भारत योजना प्रति परिवार 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना जो गरीबों को महंगे इलाज के कारण और गरीब होने से बचाता है। वित्तीय समावेशन प्रधानमंत्री जन धन योजना गरीबों के बैंक खाते खोलना ताकि सरकारी लाभ सीधे उनके खाते में पहुंचे और बिचौलियों का अंत हो। कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन यद्यपि इन योजनाओं ने गरीबी को कम करने में सफलता पाई है, फिर भी कुछ चुनौतियां शेष है। भ्रष्टाचार और रिसाव, लाभार्थियों तक पूरा पैसा न पहुंचना, पहचान की समस्या, वास्तविक गरीब अक्सर योजनाओं की सूची से बाहर रह जाते हैं। जागरूकता का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपने अधिकारों और योजनाओं की जानकारी नहीं होती। निष्कर्ष, भारत में गरीबी निवारण केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सशक्तिकरण की प्रक्रिया है। यदि सरकार बुनियादी ढांचा, शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक ध्यान दे तो गरीबी का पूर्ण उन्मूलन संभव है। सबका साथ सबका विकास का नारा तभी सार्थक होगा जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति मुख्यधारा में शामिल होगा। इस क्वेश्चन के लिए इस फ्लो चार्ट का यूज करें। ये थे आपके पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।